अभिमन्यु को एविडेंस बैंक में लाल साड़ियाँ मिली थी, जिनको देखकर दीनदयाल के होश उड़ गए थे और डर के मारे वो कांपने लगा था। तभी गांव के लोगों की हलचल सुनाई दी। अभिमन्यु और दीनदयाल जब वहां पहुंचे तो देखा कि सामने एक आदमी की लाश पड़ी थी, जो कि वैसी ही लाल साड़ी में लिपटी हुई थी जैसी साड़ियाँ उन्हें एविडेंस बैग में दिखी थी। गांव वालों का और दीनदयाल का मानना था कि ये काम डायन का ही है, लेकिन अभिमन्यु ये मानने को तैयार नहीं था। जब गांव वालों ने उस जगह की घेराबंदी करने में मदद करने से मना कर दिया तो अभिमन्यु और दीनदयाल ही घेराबंदी करने में लग गए। लेकिन उन्हें नहीं अंदाजा था कि बरगद के पास वही औरत एक बार फिर तंत्र मंत्र जैसी पूजा पाठ में लगी थी। उस औरत ने अपनी उंगली काटकर रक्त पेड़ पे चढ़ाया और कांपते स्वर में बोली, मुझे माफ़ कर दो। इधर अभिमन्यु और दीनदयाल खुद मौकाए वारदात की घेराबंदी करके काफ़ी थक चुके थे। उन्होंने उस इलाके को आसपास बिखरी बांस की टहनियों और पत्थरों से घेर दिया था, ताकि कोई गांव वाला या जानवर किसी चीज़ से छेड़छाड़ न कर सके। अब दोनों वहां से निकलकर खेतों से होते हुए अपने गेस्ट हाउस की तरफ चल दिए। अभिमन्यु ने वहां से गुजरते हुए एक बार फिर उस बूढ़े खौफनाक बरगद के पेड़ की तरफ नजर डाली और फिर आगे बढ़ गया। तब तक वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी और वहां था तो केवल तंत्र मंत्र का कुछ सामान, जो जैसे किसी आने वाले भयानक संकट की चेतावनी दे रहा था। जैसे ही वो दोनों वहां से निकले, एक साया मौकाए वारदात के पास जा पहुंचा। ये साया अभिमन्यु और दीनदयाल की जाती हुई आकृतियों को अंधेरे में गुम होते हुए देख रहा था। फिर अचानक वो साया वहां से निकल गया। वो साया किसी इंसान का था या फिर किसी भूत का, पहचानना मुश्किल था। अभिमन्यु और दीनदयाल बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। उन्होंने कुछ ठीक से खाया भी नहीं था। जैसे ही वो अपने कमरे में पहुँचे, उन्होंने देखा कि टेबल पर खाना लगा हुआ है। अभिमन्यु को हैरानी इस बात की हुई कि आज खाना क्यों रखा गया है। अभिमन्यु ने तुरंत दीनदयाल से पूछा, तुमने कहीं प्रीति से कुछ कहा तो नहीं कि मुझे खाना बनाना पसंद नहीं? दीनदयाल भी हैरान था और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं सर जी, मैं तो प्रीति मैडम से बात तक नहीं करता, खाना मांगना तो दूर की बात है। अभिमन्यु खाने की प्लेट की तरफ गया और देखा तो खाना अच्छा लग रहा था। दाल, चावल और भिंडी की सब्जी थी। अभिमन्यु थोड़ा सोचने लगा। तब तक दीनदयाल वहां आकर प्लेट उठा के सूंघते हुए बोला, सर जी देख क्या रहे हो, शुरू हो जाओ। दीनदयाल खाने पर किसी भुक्खड़ों की तरह टूट पड़ा और मज़े लेकर खाते हुए बोला, वाह क्या स्वाद है, प्रीति मैडम के हाथों में जादू है जादू। बड़े दिनों बाद इतना अच्छा खाना खा के मज़ा आ गया। अभिमन्यु एक पल को सोचने लगा, इस डायन के हाथों से बना खाना खा लूं या नहीं। फिर उसने दीनदयाल के तृप्त चेहरे पर नज़र डाली और सोचने लगा, आज का दिन बस, अगली बार नहीं खाऊंगा। ये सोच अभिमन्यु भी खाने पर टूट पड़ा। दोनों चटकारे भरते हुए खाना खाने में मगन हो गए, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि प्रीति उनको दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। खाना खाने के बाद दीनदयाल को एक डकार आई। अभिमन्यु उसको अजीब सी नज़रों से देखते हुए बोला, दीनदयाल तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए? तभी प्रीति की एक मीठी आवाज़ कमरे में गूंजी, मैनर्स तो तुम्हें भी नहीं किसी ने सिखाए। अभिमन्यु प्रीति की आवाज़ सुनकर चौंक गया। दीनदयाल और अभिमन्यु दोनों ने आवाज़ की दिशा में नज़र घुमाई तो दरवाजे पर प्रीति को खड़े देखकर दोनों हैरान रह गए। अभिमन्यु का अचानक से मूड चेंज हो गया। वो चिढ़ते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? प्रीति बड़े प्यार से बोली, अरे तुम दोनों भूखे लोगों को मैंने खाना खिलाया तो एक थैंक यू तो बनता है। दीनदयाल खड़ा होकर हिचकिचाते हुए बोला, थैंक यू प्रीति मैडम, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। प्रीति हल्का सा मुस्कुरा के अभिमन्यु की तरफ देखने लगी, जैसे वो उसके मुंह से भी थैंक यू निकलवाना चाहती हो। अभिमन्यु प्रीति की भावनाओं को समझ गया और उसने नज़रें चुराते हुए प्रीति को थैंक यू बोला। प्रीति फिर बोली, वैसे मुझे खाना वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं, आज थोड़ा ज़्यादा बन गया था और जब तक मैं घर लौटी देर हो गई थी। अभिमन्यु उसे घूर कर देख रहा था और जानने की कोशिश कर रहा था कि प्रीति कहना क्या चाह रही है। प्रीति आगे बोली,
यहाँ सड़क पे कोई जानवर नहीं नजर आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम दोनों को खाना खिला दूं, जाया क्यों करना। ये कहकर प्रीति मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। अभिमन्यु गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मन तो करता है इसकी खाल उतार लूं। देख लिया दीनदयाल, कैसी मक्कार औरत है ये, है किसी भी एंगल से देवी का रूप। दीनदयाल उसे शांत कराते हुए बोला, सर जी जाने भी दीजिए, कल बहुत काम है, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। अभिमन्यु गुस्से में अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और बड़बड़ाते हुए बोला, इस बात का बदला तो मैं लेकर रहूँगा। अगले दिन सुबह करीब 7 बजे मौकाए वारदात पर काफ़ी हलचल थी। फॉरेंसिक टीम अपने इलेक्ट्रिक उपकरणों से घेराबंदी किए हुए इलाके को स्कैन करके फिंगरप्रिंट्स ले रही थी। इसी टीम में 3 लोग थे, जिनमें से एक महिला भी थी। अभिमन्यु और दीनदयाल भी सुबह जल्दी उठकर वहां आ गए थे और फॉरेंसिक टीम से बातें कर रहे थे। फॉरेंसिक टीम का एक मेंबर अभिमन्यु को जानकारी देते हुए बोला, सर हमने चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन हमें अभी तक कोई सबूत नहीं मिला, यहाँ तक कि एक फिंगरप्रिंट भी नहीं है। अभिमन्यु हैरान होकर बोला, पर ऐसा कैसे हो सकता है, यकीन नहीं होता कि एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला। तभी फॉरेंसिक टीम की महिला मेंबर नंदिता आगे आते हुए अभिमन्यु से बोली, एक और हैरानी की बात तो ये है कि पेड़ पर लगे खरोचों के निशान न किसी इंसान के हैं और ना ही किसी जानवर के। दीनदयाल जब ये सुना तो उसके माथे पे उभरी चिंता की लकीरें और भी गहरी हो गईं। वो अभिमन्यु से घबराते हुए बोला, सर मेरी बात मानिए, फिंगरप्रिंट का ना मिलना, पेड़ पे ये अजीब से खरोचों के निशान बनाना, ये सब डायन का ही काम है। ये बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही, डायन के ही कोई निशान नहीं होते। ये सुन अभिमन्यु ने उसे ऐसे घूर कर देखा जैसे कि वो उसे मुंह बंद रखने का इशारा कर रहा है, लेकिन फॉरेंसिक टीम मेंबर नंदिता ये सुनकर हैरान रह गई और दीनदयाल से पूछ बैठी, क्या मतलब है तुम्हारा, पेड़ पर खरोचों के निशान क्या वाकई किसी डायन के हैं। अभिमन्यु ने अपना सिर पकड़ लिया और नंदिता से बोला, आप किन बातों में पड़ गई हैं, दीनदयाल को समझाकर कोई फ़ायदा नहीं है। नंदिता ने फिर पूछा, ये डायन का मांजरा क्या है, जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने भी कुछ अजीब सी बातें सुनी हैं। अभिमन्यु बोला, ये बातें नहीं कहानियाँ हैं, बचपन से सुनी कहानियाँ लोगों के दिमाग में ऐसे बस जाती हैं कि उन्हें निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। नंदिता समझ गई जो अभिमन्यु कहना चाह रहा था। दीनदयाल ने ये जब सुना और अपने आप में बड़बड़ाते हुए बोला, आप मानो या ना मानो सर जी, लेकिन मुझे यकीन है डायन होती हैं और गांव वाले झूठ नहीं बोल रहे हैं। तभी टीआई दशरथ की कार वहां पहुंची। अभिमन्यु ने उनको सल्यूट करके उन्हें केस की अब तक की सारी खबर दी। दशरथ अब तक की केस की जांच से खुश दिखे। अभिमन्यु और दीनदयाल उन्हें उस पेड़ के पास ले गए जहां खरोच के निशान बने थे। दशरथ हैरानी से उन निशानों को देखते हुए बोला, अजीब से निशान हैं। अभिमन्यु बोला, लोगों का मानना है कि ये डायन के नाखूनों के निशान हैं। दशरथ ये सुनकर चौंक से गए और परेशान होकर उस पेड़ की तरफ बड़े ध्यान से देखते हुए बोले, सोचो इस डायन की खरोचे जब इतनी खौफनाक है तो असल में ये कितनी डरावनी होगी। अभिमन्यु को दशरथ की बातें सुनकर थोड़ी चिढ़ हुई और वो मन ही मन सोचते हुए बोला, ये आदमी पुलिस फोर्स में भर्ती होने के लायक ही नहीं है, ये कुछ भी चीज़ सीरियसली लेता ही नहीं। टीआई दशरथ थोड़ी दूर आगे गए। अभिमन्यु उनके पीछे चलते हुए बोला, सर मुझे लगता है कि हमारा पाला जरूर किसी शातिर सीरियल किलर से पड़ा है। दशरथ उस घसीटने वाले निशानों के पास पहुँचे और उन निशानों को बड़े ध्यान से देखने लगे। वो अभिमन्यु से बोले, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें। अभिमन्यु बोला, इस गांव के हर आदमी की तरह ये सीरियल किलर भी डायन की कहानी से वाकिफ है और सारी हत्याओं को डायन का काम बताना चाहता है ताकि वो साफ साफ बच सके। दशरथ बोले, तुम्हारा मतलब पेड़ पे खरोचों के निशान, यहाँ ज़मीन पर ये घसीटने के निशान, ये सब बनाए गए हैं। अभिमन्यु कॉन्फिडेंटली बोला, यस सर। दशरथ हंसते हुए बोले, कोई बहुत बड़ा बेवकूफ़ होगा जो ये सब करेगा, मुझे अभी भी लग रहा है कुछ और है इन सब में जो हम मिस कर रहे हैं। अभिमन्यु थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, आप कहना क्या चाहते हैं सर। टीआई दशरथ और अभिमन्यु बातें करते करते वहीं उस खरोच वाले पेड़ के पास पहुंच गए
दशरथ खरोच के निशानों को देखकर बोले, गांव वाले डायन में बहुत विश्वास करते हैं। मुझे भी अब लगने लगा है कि ये सीरियल किलर ना होकर कुछ और हो। ये कहते हुए दशरथ की नाक में खुजली हुई। अभिमन्यु को समझ में नहीं आ रहा था कि दशरथ क्या कह रहे हैं। अचानक से दशरथ को बहुत जोर से छींक आई। अभिमन्यु छींक सुनकर चौंक गया। दशरथ ने अपनी नाक साफ की और वही गंदे हाथ उस खरोच वाले पेड़ पर पोंछ दिए। ये देख अभिमन्यु को बहुत घिन आई और उसने कहा, सर ये आपने क्या किया? ये पेड़ तो एविडेंस है और आपने यहीं पर धब्बे लगा दिए। दशरथ ने पेड़ पर नज़र डाली और कहा, कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर में सूख जाएगा। ये कहकर दशरथ वहाँ से निकल गए। अभिमन्यु उनकी हरकतों से हैरान था और एक बार फिर हैरानी में बोला, कमाल का इंसान है ये, प्रोटोकॉल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इसमें। दशरथ दीनदयाल और फॉरेंसिक टीम मेंबर्स के पास गए और शाबाशी देते हुए बोले, गुड वर्क। मुझे बस एक बात की खुशी है कि मैं इस अजीब से केस पर काबिल लोगों को लेकर आया हूँ। दीनदयाल और फॉरेंसिक टीम ये सुनकर खुश हो गई। तभी अभिमन्यु पीछे से आया और दशरथ उसको देखकर बोले, और ये आ गया हमारा सबसे दबंग ऑफिसर। अभिमन्यु ने उनको एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। दशरथ बोले, अब बस तुम लोग ऐसे ही इस केस पर लगे रहो। मुझ पर बहुत दबाव है इस केस को जल्दी से सुलझाने का। हमें जल्द से जल्द इसकी तह तक पहुंचना होगा। तभी दशरथ का फ़ोन बजा। उन्होंने कॉल रिसीव की और किसी से बात करने लगे। उधर की बात सुनकर दशरथ के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने आता हूँ बोलकर फ़ोन काट दिया। अभिमन्यु ने उनके चेहरे पर परेशानी देख पूछा, किसका फ़ोन था सर? आप परेशान लग रहे हैं। दशरथ बोले, हमें फ़ौरन पंचायत पहुंचना होगा। सरपंच कोई इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहते हैं। अभिमन्यु ने ये सुनकर हैरानी में पूछा, अब सरपंच को क्या खास बात करनी है? दशरथ बोले, मैं वो सब नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि उन्होंने एक सभा बुलाई है और पूरा गांव वहाँ इकट्ठा होने वाला है। हमें जल्द वहाँ पहुँचना होगा। ये बोल दशरथ वहाँ से निकल गए। अभिमन्यु और दीनदयाल भी दशरथ के पीछे चल दिए। गांव के चौक पर सभा हो रही थी। बहुत से गांव वाले वहां आए हुए थे। चौक के बीचों बीच सरपंच और उनके पंचायती मेंबर्स पेड़ के चबूतरे पर बैठे थे। सरपंच के पास एक 58 साल का आदमी बैठा था जिसका नाम बलराम था, जो बहुत तनाव में दिख रहा था। बलराम सरपंच की तरफ देखते हुए बोला, ये तो हद ही हो गई सरपंच जी, ऐसा चलता रहा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। आज तो फैसला हो ही जाए। सरपंच बलराम को शांत करते हुए बोला, देखो बलराम, मुझे भी पता है कि ये मामला सबके लिए खतरनाक है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसे सुलझाने की। तभी एक पुलिस की गाड़ी आकर गांव के चौक पर रुकी। टीआई दशरथ, अभिमन्यु और दीनदयाल गाड़ी से उतरकर उस जगह की तरफ बढ़े जहां सभा हो रही थी। पहली बार अभिमन्यु को एहसास हुआ कि चकिया गांव में कितने लोग रहते हैं। अभिमन्यु दीनदयाल से हैरानी भरी आवाज में बोला, दीनदयाल, चकिया गांव देखने में तो बहुत सुनसान लगता है, पर यह भीड़ देखकर लग रहा है यहाँ तो काफ़ी लोग रहते हैं। दीनदयाल बोला, सर जी, लोग चकिया में बहुत हैं, पर डायन के डर से कोई घर से नहीं निकलता और इस कारण गांव भूतिया और खाली लगता है। अभिमन्यु भीड़ को देखकर आगे बढ़ा। दशरथ सरपंच के पास पहुंच गए। अभिमन्यु भी उस तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक वो कुछ देखकर रुक गया। दीनदयाल ने हैरानी में पूछा, सर जी आप रुक क्यों गए? अब क्या हुआ? अभिमन्यु की नज़र भीड़ में बैठे एक आदमी के चेहरे पर पड़ी। अभिमन्यु दीनदयाल से बोला, दीनदयाल, ये वही आदमी है जो उस रात मुझे बरगद के पेड़ के पास मिला था और वो फिर अचानक से गायब हो गया था। जब तक दीनदयाल उस आदमी की तरफ देख पाता, वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। दीनदयाल इधर उधर देखते हुए अभिमन्यु से बोला, सर कौन सा आदमी? अभिमन्यु कुछ समझ नहीं पाया क्योंकि उसने अभी उस आदमी को देखा था और एक बार फिर वो अचानक से गायब हो गया। वो भीड़ में जाकर उस आदमी को ढूंढने लगा, मगर वो कहीं नहीं मिला। अभिमन्यु काफ़ी हैरान और परेशान हो गया। दीनदयाल मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोला, लगता है अब वो डायन साहब के दिमाग से खेल रही है, बहुत नाराज हो गई है साहब से। इधर अभिमन्यु पागलों की तरह मन में हजारों सवाल लिए उस आदमी को उस भीड़ में तलाशने की असंभव कोशिश कर रहा था। कौन है वो आदमी? क्या राज है उस आदमी का? क्या ये हत्याएं कोई डायन कर रही है या इस अफवाह की आड़ में ये किसी सीरियल किलर का काम है? क्या अभिमन्यु सच तक पहुंच पाएगा
क्या अभिमन्यु डायन के अगले शिकार को बचा पाएगा? ये जानने के लिए मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।